दोस्तों को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। प्राचीन इतिहास के तहत आज हम शुरू करेंगे ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ। इससे पहले आप अध्याय 2 में प्रस्तर युग और अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ। भारत में ताम्रपाषाण की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व भारत में पाई गई हैं। इसे चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर चालकोलिथिक युग की बात करूं तो चालको मतलब होता है तांबा या कॉपर, और दोस्तों लिथिक मतलब हो जाएगा आपका पत्थर। ठीक है, तो अगर मैं सरल परिभाषा आपकी इसकी बताना चाहूँ चालकोलिथिक की, तो मानव इतिहास का वह काल जहाँ इंसानों ने पत्थर के साथ साथ पहली बार किसी धातु यानी तांबे का प्रयोग करना शुरू किया, ठीक है, उसे ही हम चालकोलिथिक या ताम्रपाषाण काल कहते हैं। और दोस्तों इस काल के बारे में थोड़ा सा और आपको बताऊं तो यह काल तकनीकी रूप से कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता से पहले शुरू हुआ था, उसके साथ चला भी, उसके बाद भी बचा रहा। ग्रामीण परिवेश दोस्तों इसकी मुख्य विशेषता थी, जबकि आपको पता है कि हड़प्पा क्या थी, एक शहरी सभ्यता थी। और शव विसर्जन की बात करूं दोस्तों तो महाराष्ट्र के जोरवे संस्कृति के लोग जो हैं ये मृतकों को अपने घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। और यह प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है जोरवे संस्कृति के बारे में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 पुरास्थल, पहला है आहार और दूसरा है गिलुंद, ये प्रमुख हैं। ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसको जरूर याद करिएगा। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबे वाली जगह था। आहार संस्कृति का काल निर्धारण 2100 बीसी से 1500 बीसी के मध्य किया गया है। गिलुंद आहार संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है दोस्तों। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरण का उत्खनन हुआ है। सबसे बृहद उत्खनन की बात की जाए तो वह पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं, जिसके प्रमुख पुरास्थल अहमदनगर जिले में दोस्तों आपको जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, पुणे जिले में दोस्तों चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश स्थित हैं, जबकि नासिक गोदावरी की सहायक प्रवरा के बाएं तट पर स्थित है। यह सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति से संबंधित हैं या उनसे संबंध रखते हैं दोस्तों। ताम्रपाषाण स्थल जो है दायमाबाद से तांबे की 4 वस्तुएं दोस्तों प्राप्त हुई हैं। कौन कौन हैं? रथ चलाता हुआ मनुष्य बार बार पूछा जाता है दोस्तों, दूसरा हाथी, तीसरा है सांड, चौथा है गैंडे की आकृतियाँ। और दायमाबाद के बारे में और एक फैक्ट, सबसे बड़ा ताम्रपाषाण कालीन स्थल कलश समाधान के प्रमाण दोस्तों यहीं से मिले। और दोस्तों अगर मैं ये कलश समाधान को आपको सरल शब्दों में बताना चाहूँ तो मृतक के शव को एक बड़े मिट्टी के घड़े या कलश में दोस्तों रखकर दफना दिया जाता था। और ये जो है शव को अपने घर में ही दफनाते थे। मतलब इनका ये मानना था कि मरने के बाद भी उनके पूर्वज उनके साथ रहें दोस्तों, इसीलिए वो अपने घर में ही दफनाते थे। और सबसे बड़ी बात, हमेशा जो है ये उत्तर दक्षिण दिशा में शवों को दफनाने की परंपरा थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पटसन का प्रथम साक्ष्य की दोस्तों। यह नेवासा महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों पटसन का मतलब क्या होता है? जूट मतलब सर्वप्रथम कहाँ से मिला है? महाराष्ट्र नेवासा से। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि कैसे मिला है, तो नेवासा में दोस्तों खुदाई के दौरान तांबे के कुछ मनके और औजार मिले थे। उन तांबे के मनकों में जो है धागे वाले छेद के अंदर पटसन के रेसे लिपटे हुए पाए गए हैं। ठीक है, तो इससे यह साबित होता है कि महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति के लोग केवल शिकार या खेती ही नहीं करते थे, बल्कि उन्हें धागा बनाने और वस्त्र निर्माण की तकनीक का भी अच्छा ज्ञान था। वे तांबे के आभूषणों को पिरोने के लिए पटसन के धागों यानी जूट के धागों का इस्तेमाल करते थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं गणेश्वर नामक स्थल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह राजस्थान के खेतड़ी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की खानों के निकट स्थित है। और बात करें दोस्तों नौदा टोली का, मध्य प्रदेश में इसका उत्खनन एसडी सांकलिया द्वारा करवाया गया था। नौदा टोली आपका नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यूपीपीएससी में पूछा गया, कई बार एक्चुअली दोस्तों पूछा गया है। दोस्तों गणेश्वर के बारे में मैं थोड़ा सा और बात करूं तो गणेश्वर को भारत में ताम्र संचय संस्कृति यानी कापर होड कल्चर का जनक या सबसे पुराना केंद्र माना जाता है। यहाँ से लगभग 2800 से 2200 बीसी पूर्व की बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों।
और इस स्थल का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है कि लोगों को तांबे की आपूर्ति यानी सप्लाई जो इसी गणेश्वर स्थल से ही होती थी। और यहाँ से जो दोस्तों तांबे प्राप्त हुए हैं वो 99% शुद्ध पाए गए हैं। और दोस्तों वहीं पर अगर मैं नौदा टोली के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाहूँ तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में किसी भी ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण बस्ती का अगर सबसे व्यापक और खुला उत्खनन हुआ है तो वह नौदा टोली ही है। ठीक है, नौदा टोली से जितने प्रकार के दोस्तों अनाज यानी सीरियल्स और पल्सेस मिले हैं उतने पूरे ताम्रपाषाण काल में कहीं से भी नहीं मिले हैं दोस्तों। यहाँ से गेहूँ, अलसी, तीसी, मसूर, काला चना, हरी मूंग, मटर और चावल के जले हुए अवशेष मिले हैं। इससे साबित होता है कि यहाँ के किसान रबी और खरीफ दोनों ही मौसमों की उन्नत खेती जो है जानते थे। और यहाँ से प्राप्त जो मिट्टी के बर्तन हैं वहाँ पर इंसानों, जानवर और वनस्पति के बहुत ही खूबसूरत चित्र बने हुए हैं जो उस दौर की कलात्मक उन्नति को दोस्तों दर्शाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ के लोग जो है गोल यानी सर्कुलर और चौकोर यानी रेक्टेंगुलर दोनों तरह के मिट्टी और फूस के घरों में रहते थे जिनकी दीवारों पर इसका चूने का दोस्तों इसका जो है लेप किया जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गणेश्वर की बात कर लेते हैं। मैं आपको अभी फ़िलहाल मैंने बताया कि हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था ये, ठीक है, सप्लायर था ये। गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई, मतलब हड़प्पा संस्कृति के पहले की। कायथा संस्कृति की दोस्तों बात करें, लगभग 2000 BC से 1800 BC हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थी। दोस्तों कायथा संस्कृति के बारे में थोड़ा सा और अगर मैं आपको बताऊं तो यह मध्य प्रदेश उज्जैन में काली सिंध नदी के किनारे जो है फली फूली, यह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। यहाँ के बर्तनों पर चॉकलेट रंग की सुंदर कारीगरी मिलती है। यहाँ से भारी मात्रा में तांबे की कुल्हाड़ियाँ और कीमती पत्थरों के मनके मिले हैं दोस्तों जो इसकी आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं। और प्राचीन काल में दोस्तों कायथा का नाम कपित्थक था। क्या था? कपित्थक था दोस्तों। और उज्जैन के पास होने के कारण भारत के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आचार्य वराह मिहिर का जन्म इसी कायथा कपित्थक गांव में हुआ था। यह इतिहास का एक बहुत ही सुंदर क्रॉस कनेक्शन फैक्ट है दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं इसके उत्खनन की बात करूं तो इसका उत्खनन दोस्तों V.S. वाकड़कर साहब ने करवाया था। V.S. वाकड़कर ये प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे और इन्होंने ही बाद में दोस्तों भीमबेटका की भी खोज की थी। इम्पॉर्टेंट मैन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो दोस्तों कायथा संस्कृति के बाद आगे बढ़ते हैं। भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ 1200 BC या 1000 BC आते आते लुप्त या खत्म हो गई। केवल जोरवे संस्कृति ही 700 BC तक जीवित रही। सोने के आभूषण केवल जोरवे संस्कृति में पाए गए दोस्तों। लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय के लोग चाक पर बने काले व लाल मृद भांडों का प्रयोग करते थे। चित्रित मृद भांडों का सबसे पहले प्रयोग इसी समुदाय के लोगों ने किया दोस्तों। CDS में पूछा गया है ये। 40 से भी अधिक ताम्र निधियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं दोस्तों। कहाँ से? MP के गुंगेरिया से। सबसे बड़ी ताम्र निधि यानी ताम्र उपकरणों के जखीरे MP के गुंगेरिया से प्राप्त हुई हैं और यहाँ से दोस्तों 40 से भी अधिक ताम्र निधियाँ प्राप्त हुई हैं। अब दोस्तों दक्षिणी भारत के लौह युग की बात करते हैं। दक्षिणी भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 1100 BC के आसपास आरंभ हुआ। समय का यह अनुमान हल्लूर से प्राप्त वस्तुओं के रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर लगाया गया है दोस्तों। दक्षिण भारत में लौह युग का प्राचीनतम चरण पिकलीहल और हल्लूर की खुदाई एवं ब्रह्मगिरी के 100 दफनाने व गड्ढे के आधार पर निश्चित किया गया है। इन समाधान के गड्ढों में पहली बार लोहे की वस्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महापाषाण युगीन संस्कृतियों की। आरंभ दोस्तों इनका 1000 BC के आसपास माना जाता है। महापाषाण यानी मेगालिथ, इसका तात्पर्य बड़े बड़े प्रस्तर खंडों से बनी कब्रों से है। मतलब बड़े बड़े पत्थरों से दोस्तों कब्र बनाए जाते थे वहाँ पे। UPPCS में दोस्तों ये पूछा भी गया है।
महापाषाण से तात्पर्य उस काल से है जहां मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। अब दोस्तों यूपीपीसीएस में एक ए और आर वाला प्रश्न देखिए पूछा गया है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों के नूतन भूतन काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था दोस्तों। तो ये आपका क्या कह रहा है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने, जो ये लोग थे, नूतन भूतन काल में ये लोग क्या किए, गंगा घाटी में आके रहने लगे। और उसका कारण क्या था दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था दोस्तों। यूपीपीसीएस का प्रश्न है। और दोस्तों हाँ, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसका पूरा उत्तर यही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रमुख ताम्रपाषाण कालिक या ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की बात करते हैं। कायथा संस्कृति दोस्तों चंबल नदी क्षेत्र में फली फूली, उज्जैन में चंबल की सहायक काली सिंधु के तट पर, आपको बताया भी था मैंने। मालवा संस्कृति दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर फली फूली। आहार संस्कृति आपका उदयपुर राजस्थान में फली फूली। प्रभास संस्कृति दोस्तों आपका गुजरात का तटीय क्षेत्र से संबंधित रही है। सावलदा संस्कृति दोस्तों ये पूछा भी गया है, महाराष्ट्र का धुलिया क्षेत्र से संबंधित है। वहीं पर रंगपुर संस्कृति की बात करूं तो गुजरात का तटीय क्षेत्र दोस्तों है। जोरवे संस्कृति आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का दायमाबाद व इनाम गांव जोरवे संस्कृति से संबंधित रहा है दोस्तों। ये दोस्तों आपका मैच द फॉलोइंग में आता है, इसको जो है आप मगअप कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत में दफन करने की इस तरह की जानकारी बड़ी संख्या में अनेक स्थानों जैसे महाराष्ट्र का नागपुर, कर्नाटक का मास्की, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोंडा, तमिलनाडु का आदिचन्नलूर व केरल में पाई गई हैं दोस्तों। इस काल में समाधान की दो विधियां अपनाई जाती थी, आंशिक समाधान व पूर्ण समाधान। मृतक बच्चे को प्रायः पूर्ण रूप से बड़े बड़े पत्थरों या कलशों में भरकर दफनाया जाता था, जिसे कलश समाधान कहा जाता था। ताम्रपाषाण के लोगों ने पत्थर के जिन छोटे औजारों का प्रयोग किया हुए थे, प्रस्तर के फलक यानी पत्थर के फलक दोस्तों। ताम्रपाषाण युग में चावल, गेहूं, बाजरा, मसूर, उड़द व मूंग की खेती की जाती थी। इन सब के अवशेष दोस्तों महाराष्ट्र से मिले हैं, मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। ताम्रपाषाण काल के लोग कपड़ा तैयार करते थे, इसका अवशेष मिला है महाराष्ट्र, इसके बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों। इस काल के लोग शवों को फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। ताम्राष्ट काल में महाराष्ट्र के लोग, ये देखिए सर यूपीपीसीएस में ये जो है इस वर्डिंग से जो है पूछा गया है, ताम्राष्ट काल के महाराष्ट्र के लोग शवों को फर्श के नीचे किस दिशा में दफनाते थे, उत्तर दक्षिण दिशा में दोस्तों। आहार संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तांबे के साक्ष्य, पत्थर के उपकरण के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिली हैं, राजस्थान के गिलुंद से। अब दोस्तों बात करते हैं आगे। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युगी का त्रियुगीय विभाजन जो है 1820 में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने किया था। किसने, जर्गेंसन थॉमसन। प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य पाषाणकालीन स्थित सराय नहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा से युग्म समाधान मिले हैं, जिनमें एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए हैं। यूपीपीसीएस में दोस्तों पूछा गया है। गारिक मृदभांड पात्र दोस्तों का नामकरण हस्तिनापुर से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हुआ था। यूपीपीसीएस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज की बात करें दोस्तों, वो जौ था। 8000 BC के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा सबसे पहले उगाया गया जौ। यूपीपीसीएस में पूछा गया है दोस्तों। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यूपीपीसीएस। भीमबेटका अपने गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यूपीपीसीएस में पूछा गया है। यह प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ से सर्वाधिक चित्र 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं दोस्तों। डॉक्टर वीएस वाकड़कर ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा दोस्तों। ये भी आपके यूपीपीसीएस में पूछा गया है, इनके बारे में आपको बता ही चुका हूँ। गारिक मृदभांड यानी OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में दोस्तों। इसके साक्ष्य विशेषता हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य गर्त आवास का साक्ष्य, वह गर्त आवास का साक्ष्य बुर्ज होम यूपीपीसीएस में पूछा गया है। JNK में
बुज होम से ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं दोस्तों? वो है लिखैया, यूपीपीएससी में पूछा गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है दोस्तों। यही मंत्रालय के बारे में पूछा जाता है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, एमपीपीएससी में पूछा गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी जानकारी मैंने आपको दी, ठीक है, जो भी सरल और सहज तरीके से बताया, अगर आपको ये अच्छा लगा हो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करें। मैं उसका उत्तर देने के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।